साल 1937 भारत में लॉन्च होता है डालडा वनस्पति घी। अगले 60 सालों तक ये येलो टिन बॉक्स भारत के हर एक किचन को रूल करता है। लेकिन फिर कुछ अनबिलीवेबल होता है। देखते ही देखते लोग इसी डालडा से नफरत करने लगते हैं और इसका पूरा एम्पायर मिट्टी में मिल जाता है। कहानी की शुरुआत होती है 1930s से। पूरी दुनिया की इकोनॉमी द ग्रेट डिप्रेशन से जूझ रही थी, लेकिन इंडियंस पे इसका असर और भी बुरा था क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स कम करने से मना कर दिया था। इसीलिए लोगों के लिए घी को अफोर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं था। लोगों के लिए घी लिक्विड गोल्ड के समान बन गया था और केवल स्पेशल ओकेजन्स में यूज किया जाता था। ऐसे में हुसैन दादा नाम के एक गुजराती बिजनेसमैन ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को स्पॉट किया। उन्होंने देखा कि जिस तरह इंडियंस घी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उसी तरह वेस्टर्न कंट्रीज में लोग बटर को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। लेकिन विल्हेम नॉर्मन नाम के एक साइंटिस्ट ने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया था। उन्होंने देखा कि जब वो सोयाबीन या पाम ऑयल जैसे वेजिटेबल ऑयल्स में निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस ऐड करते हैं, तो यही ऑयल लिक्विड से सेमी सॉलिड या सॉलिड स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस का यूज करके वेस्टर्न कंट्रीज ने मार्जरीन बना लिया था, जिसे वहाँ के लोग बटर की जगह यूज करने लगे थे क्योंकि ये काफी सस्ता पड़ता था। इसी को देखते हुए हुसैन दादा ने नेदरलैंड्स में डाडा एंड को नाम की एक कंपनी खोली। फिर हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से सेमी सॉलिड ऑयल बनाया जो बिल्कुल घी की तरह दिखता था और घी की तरह ही मेल्ट होता था। फिर इसी आइटम को वो इंडिया इंपोर्ट करके बेचने लगे। लेकिन उन्हें पता था कि इंडियंस किसी भी अननेचुरल या फॉरेन चीज को घी के रिप्लेसमेंट के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने इंडिया में डेलिबरेटली इसे आर्टिफिशियल घी या फिर हाइड्रोजनेटेड ऑयल नहीं बुलाया, बल्कि उन्होंने इसका नाम रखा वनस्पति, डाडा वनस्पति। वनस्पति एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द फॉरेस्ट, और इस टर्म को सुनकर इंडियंस को लगा कि ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है। साथ में इसका प्राइस भी असली घी से 9 से 10 गुना कम था। इतने कम प्राइस में घी का लुत्फ उठा पाना लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए लॉन्च के कुछ समय बाद ग्रेजुअली वनस्पति की डिमांड बढ़ने लगी और इसी बढ़ती डिमांड को देखकर कहानी में एंट्री होती है लीवर ब्रदर्स की। लीवर ब्रदर्स एक ब्रिटिश कंपनी थी जो ऑलरेडी ब्रिटेन में मार्जरीन बेचा करती थी। इसीलिए अब इंडिया में आकर वनस्पति बेचना उनके लिए एक लॉजिकल बिजनेस डिसीजन था। बाय द वे, लीवर ब्रदर्स वही कंपनी है जिसे आज हम ग्लोबली यूनिलीवर और इंडिया में हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से जानते हैं। लीवर ब्रदर्स ने इंडिया में हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड नाम की कंपनी खोली, बॉम्बे के पास एक फैक्ट्री खोली और हुसैन दादा से वनस्पति के मैन्युफैक्चरिंग राइट्स खरीद लिए। लेकिन इस डील में हुसैन दादा की एक शर्त थी कि लीवर ब्रदर्स को दादा के ब्रांड नेम को रिटेन करना होगा। लीवर ब्रदर्स ने ये शर्त मान तो ली, लेकिन वो खुद भी इस ब्रांड में अपनी ओनरशिप दिखाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने डाडा में लीवर का इनिशियल यानी एल इंसर्ट कर दिया और इसी तरह 1937 में इंडिया में लॉन्च हुआ डालडा। लीवर ब्रदर्स डालडा को इंडिया के कोने कोने तक, हर एक किचन तक पहुंचाना चाहते थे। लेकिन ये गोल आसान नहीं था क्योंकि इंडियंस के लिए घी केवल एक कुकिंग फैट नहीं था, बल्कि ये प्योरिटी का सिंबल था और हमारे कल्चर में भी ये काफी डीपली इंटीग्रेटेड था। साथ में लोग वनस्पति के टेस्ट और स्मेल के बारे में भी उतना श्योर नहीं थे, जिस कारण वो इतनी आसानी से इसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे। इसीलिए लीवर ब्रदर्स ने मार्केटिंग में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सबसे पहले उन्होंने एक प्रमोशनल फिल्म बनवाई जिसमें वो डालडा को घी के एक अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव के तौर पे प्रमोट करने लगे। ये इंडियन हिस्ट्री में केवल दूसरी बार था जब किसी ने मार्केटिंग के लिए एक मोशन फिल्म बनवाई थी। इससे पहले केवल जनरल मोटर्स की शेवरले ने ही इंडिया में ऐसा किया था। अब डालडा ने फिल्म तो बनवा ली थी, लेकिन उस समय इंडियंस के पास ना तो टीवी हुआ करता था और ना ही देश में इतने सिनेमा हॉल्स थे। इसीलिए डालडा ने अपनी एक मोबाइल सिनेमा वैन बनवाई जो बिल्कुल उनके टिन के डब्बे जैसी दिखती थी। ये वैन गांव-गांव जाती थी और सफेद चादरों में प्रमोशनल फिल्म को दिखाया करती थी। जब भारत की सड़कों में केवल बैलगाड़ी चला करती थी, तब डालडा की ये येलो कलर की वैन सभी का ध्यान आसानी से खींच लेती थी और हजारों लोग इजिली इकट्ठा हो जाते थे। इसके अलावा डालडा ने जगह जगह अपना लाइव डेमो दिया। बेसिकली ये जगह जगह स्टील टेबल्स लगाते थे, डालडा के बॉक्सेस को सामने रखते थे और ओपनली डालडा में फूड कुक करके दिखाते थे। यहाँ लोग अपने सामने डालडा से खाना बनते देखते थे, उसे स्मेल करते थे और फ्री में टेस्ट भी करते थे। इसी सेंसरी एक्सपीरियंस के बाद वो डालडा पे भरोसा करना चालू कर देते थे।
डालडा ने ये भी देखा कि इंडिया में ऐसे लोकल ग्रुप्स हुआ करते थे जो एंटरटेनमेंट, न्यूज और एजुकेशन फैलाने के लिए गांव-गांव जाया करते थे। बेसिकली ये घूमते फिरते थिएटर आर्टिस्ट थे। डालडा ने इन्हें भी हायर किया और इनकी स्टोरी में डालडा को इंटीग्रेट करवा दिया और इस स्ट्रेटेजी से भी डालडा की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी। फाइनली डालडा ने न्यूज़पेपर्स और पैम्पलेट्स में प्रिंट एडवर्टीजमेंट तो की ही। डालडा का ये मार्केटिंग कैंपेन इंडिया का सबसे पहला मल्टीमीडिया मार्केटिंग कैंपेन बन गया, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ब्रांड ने इतने सारे मार्केटिंग चैनल्स को एक साथ यूज किया था। पैकेजिंग की बात करें तो उसमें भी डालडा ने डेलिबरेटली येलो कलर का बॉक्स रखा ताकि ये सभी आइटम्स के बीच इजीली हाईलाइट हो, और इन्होंने एक ग्रीन ट्री का लोगो यूज किया ताकि डालडा से एक नेचुरल प्रोडक्ट की वाइब आए। इन्हीं स्ट्रेटजीज के चलते डालडा काफी तेजी से इंडियंस के बीच पॉपुलर होने लगा। लेकिन केवल ब्रांड के पॉपुलर हो जाने से सेल्स नहीं आती। सेल्स आती है जब प्रोडक्ट छोटी से छोटी दुकान में अवेलेबल होता है। लेकिन यहाँ पे डालडा को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि लीवर ब्रदर्स ऑलरेडी इंडिया में कई सालों से सनलाइट, लक्स, लाइफ बॉय और विम पाउडर जैसे प्रोडक्ट्स बेच रहे थे, जिस कारण इन्होंने ऑलरेडी सेल्स एजेंट्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना रखा था, और इसी नेटवर्क से डालडा का भी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया। डालडा की सक्सेस के पीछे लीवर ब्रदर्स की स्ट्रॉन्ग टीम का एक बहुत बड़ा हाथ था। इनके पास सेल्स से लेकर ऑपरेशंस तक हर डिपार्टमेंट में सबसे शार्प माइंड्स ऑलरेडी काम कर रहे थे। इनफैक्ट किसी भी कंपनी की रियल स्ट्रेंथ उनके प्रोडक्ट से ज्यादा उनके पीपल में होती है। लेकिन सच ये है कि सही मैन पावर को हायर करना बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक होती है। हजारों एप्लीकेशंस को गो थ्रू करना, शॉर्टलिस्ट करना और इंटरव्यू शेड्यूल करना एक नाइटमेयर होता है। इनकी सक्सेस में एक और पार्टी ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, और वो थी इंडियन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने देखा कि वनस्पति इंडियंस के डेली कुकिंग नीड्स का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुकी है, इसीलिए उन्होंने इसे एक एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद डालडा सरकारी राशन शॉप्स में सब्सिडाइज्ड प्राइस में बिकने लगा। 1980s में तो डालडा की 40% सेल्स इन्हीं राशन दुकानों से आती थी। इन्हीं सब फैक्टर्स के चलते डालडा ने 40-50 साल तक बिना किसी चैलेंज के इंडियन मार्केट को डोमिनेट किया। इन्होंने हर साल लाखों टन वनस्पति बेची और 1980s तक डालडा अपनी सक्सेस की पीक पर पहुंच गया। लेकिन अब सब कुछ बिखरने वाला था। 1983 में इंडिया में एक बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया। पंजाब पुलिस ने कुछ टैंकर्स पकड़े जिसमें ऐसी वनस्पति थी जिसमें एनिमल फैट मिला हुआ था। स्पेसिफिकली इस वनस्पति में बीफ टैलो मिला हुआ था। इसके बाद पुलिस ने करीब 50 वनस्पति फैक्ट्रीज में रेड डाली और कई जगह के सैंपल्स में एनिमल फैट की मिलावट पाई गई। आयरॉनिकली इस स्कैंडल में जैन शुद्ध वनस्पति लिमिटेड कंपनी दोषी पाई गई। पूरे देश में हल्ला मच गया कि अगर एक कंपनी जिसे जैन कम्युनिटी के लोग ओन करते हैं, अगर वो वनस्पति में एनिमल फैट मिला सकती है तो दूसरी कंपनीज तो कॉस्ट कम करने के लिए ऐसा डेफिनेटली करती होंगी। रूमर्स फैल गई कि वनस्पति बनाने के लिए गाय, भैंस और इवन पिग का फैट यूज किया जाता है। उस समय तक डालडा इतना पॉपुलर हो चुका था कि लोग वनस्पति मतलब डालडा मानते थे। इसीलिए इस स्कैंडल का सबसे बुरा असर डालडा पर हुआ। इतने सालों से बनाया हुआ ट्रस्ट एक ही झटके में टूट गया और कई लोग डालडा से देसी घी और इवन रिफाइंड ऑयल में शिफ्ट होने लगे। लेकिन फिर टाइम के साथ साथ कई लोग इस इंसिडेंट को भूल गए और डालडा ने जैसे तैसे इस इंसिडेंट को सरवाइव कर लिया। लेकिन फिर 1990s में डालडा के सामने उसकी सबसे बड़ी मुसीबत आ गई। नेदरलैंड्स की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ऑफ वागनिगन में एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट की गई जिसमें 59 हेल्दी लोगों को ऐसी डाइट दी गई जिसमें ट्रांस फैट बहुत ज्यादा था। एक्सपेरिमेंट के बाद जब इन सब्जेक्ट्स के मेडिकल एग्जामिनेशन हुए तो सभी को बहुत बड़ा शॉक मिला। पता चला कि ज्यादा ट्रांस फैट खाने से इन लोगों में न केवल बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था बल्कि गुड कोलेस्ट्रॉल भी कम हो गया था। बेसिकली इन लोगों में हार्ट रिलेटेड डिसीजेस का खतरा बहुत बढ़ गया था। इसके बाद 1993 में हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने भी एक स्टडी की जिसमें 85,000 वुमेन को 8 साल तक स्टडी किया गया और पता चला कि ट्रांस फैट्स कंज्यूम करने वाली सब्जेक्ट्स में हार्ट डिसीज का खतरा 50% से बढ़ गया था। इसके बाद 1994 में एक और स्टडी ने एस्टिमेट किया कि यूएसए में हर साल 30,000 लोग हार्ट डिसीजेस से जान गंवा रहे हैं और ये डिसीजेस प्राइमरीली ट्रांस फैट्स खाने से हो रही थी। लेकिन इन सब से डालडा का क्या लेना देना? वेल, इन स्टडीज में जो ट्रांस फैट इतना खतरनाक पाया गया था, डालडा वनस्पति में वही ट्रांस फैट भरा हुआ था। क्योंकि जिस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से वनस्पति बनाई जाती थी उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ही ये था कि वनस्पति में ट्रांस फैट की क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती थी।
WHO के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग किसी भी फूड में जो टोटल फैट कंपोनेंट होता है उसमें से ट्रांस फैट केवल 4% होना चाहिए, लेकिन अलग अलग एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग डालडा में यही ट्रांस फैट 14% से लेकर वॉपिंग 60% तक था। इस खुलासे के बाद इंडियन डॉक्टर्स ने अपने पेशेंट्स को डालडा में बने फूड को खाने से मना कर दिया। साथ ही लोगों ने खुद भी देखा कि जो कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिसीजेस पहले काफी रेयर हुआ करती थी, आजकल वो बढ़ते जा रही हैं। इसीलिए लोगों के माइंड में भी डालडा एक विलन बन गया। रिजल्ट ये हुआ कि फीमेल्स ने डालडा को अपने किचन से बाहर करना शुरू कर दिया और हालत ये हो गई कि अगर किसी रेस्टोरेंट के बारे में ये बात फैल जाती थी कि वो लोग डालडा यूज करते हैं तो पूरा शहर उस दुकान का बॉयकॉट कर देता था। इसीलिए रेस्टोरेंट्स, हलवाई और इवन ढाबा वाले भी डालडा यूज करने से बचने लगे। डालडा की हालत ऑलरेडी काफी नाजुक थी कि तभी कहानी में एंट्री होती है दो बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स की, सफोला और फॉर्च्यून। 1998 में सफोला ने देखा कि अब फैमिलीज काफी हेल्थ कॉन्शियस बन रही हैं, तो उन्होंने अपने एडिबल ऑयल की पूरी पोजीशनिंग ही हेल्थ के अराउंड कर दी। उन्होंने अपने कंटेनर और अपने लोगो को हार्ट शेप दे दिया, जो हार्ट की हेल्थ को सिंबलाइज करता था। इवन इनकी टैगलाइन थी सफोला, हार्ट ऑफ अ हेल्दी फैमिली। फिर ईयर 2000 में अडानी विल्मर लॉन्च करता है अपना फॉर्च्यून ऑयल। फॉर्च्यून ने देखा कि सफोला और सनड्रॉप जैसे ऑयल केवल प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट कर रहे थे। वही सस्ते एडिबल ऑयल मार्केट में मिलते तो थे, लेकिन वो बिना किसी प्रॉपर ब्रांडिंग, पैकेजिंग और क्वालिटी चेक्स के साथ लोकल दुकानों में बिका करते थे। ऐसे में मार्केट में ब्रांडेड और अफोर्डेबल एडिबल ऑयल का गैप पैदा हो गया था। इसीलिए उन्होंने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में लॉन्च किया फॉर्च्यून ऑयल। उन्होंने इसे एक बेटर ऑयल की तरह पोजीशन किया और अपनी टैगलाइन रखी, थोड़ा और चलेगा। मतलब अगर आपका खाना फॉर्च्यून ऑयल से बना है तो थोड़ा और चलेगा। फिर कुछ टाइम बाद इन्होंने बस अब टूट पड़ो जैसी टैगलाइन यूज की। बेसिकली इन्होंने अपने ब्रांड को ऐसा पोजीशन किया कि आप इसे यूज करके बिना किसी टेंशन के, बिना किसी गिल्ट के खाना खा सके। फॉर्च्यून की स्ट्रेटेजीज इतनी सटीक बैठी कि इन्होंने मार्केट को कम्प्लीटली डिसरप्ट कर दिया और केवल 2 साल में ही ये इंडिया के नंबर 1 कुकिंग ऑयल बन गए। इसी दौरान और भी कई कुकिंग ऑयल ब्रांड्स आए और इन सब ने सिमिलर मैसेजिंग यूज की, जैसे नो कोलेस्ट्रॉल, गुड फॉर हार्ट, रिकमेंडेड बाय डॉक्टर एटसेट्रा। जिससे अल्टीमेटली ये हुआ कि जिन लोगों का भरोसा ऑलरेडी डालडा से उठ चुका था वो सब इन ऑयल्स में शिफ्ट होने लगे और डालडा का मार्केट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। इसीलिए फाइनली 2003 में HUL ने डालडा को केवल 90 करोड़ में बेच दिया। बंज लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने इसे खरीदा। बंच को लगा था कि फॉर्च्यून और सफोला की ही तरह वो भी कुकिंग ऑयल ब्रांड्स लॉन्च करेगा और वापस मार्केट को कैप्चर कर लेगा। उन्होंने डालडा ब्रांड के अंदर ही तरह तरह के एडिबल ऑयल्स लॉन्च किए और उन्हें हेल्दी ऑयल्स की तरह पोजीशन करने की कोशिश की। इवन इन्होंने डालडा एक्टिव के नाम से वनस्पति का एक हेल्दियर वर्जन भी लॉन्च किया। इन्होंने सोचा था कि ये डालडा की आइकॉनिक ब्रांडिंग का फायदा उठा के वापस मार्केट कैप्चर कर लेंगे, लेकिन यही इनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि लोगों के मन में डालडा की ऑलरेडी एक बेहद नेगेटिव इमेज बन चुकी थी। मतलब डालडा का ब्रांड अब एक एसेट नहीं बल्कि एक लायबिलिटी बन चुका था। अगले कुछ सालों में बंज ने डालडा के रिवाइवल में करीब 800 करोड़ रुपए खर्च कर डाले, कोलेस्ट्रॉल फ्री, ट्रांस फैट फ्री और इवन हेल्दी जैसे क्लेम्स किए, लेकिन उसके बाद भी डालडा कभी भी इंडिया में खुद को रिवाइव नहीं कर पाया और आज इनका मार्केट शेयर ना के बराबर है। डालडा की कहानी ये साबित करती है कि सही प्राइस, शानदार मार्केटिंग और बेहतरीन प्रोडक्ट से एक सक्सेसफुल बिजनेस बनता है, लेकिन लेगेसी केवल कस्टमर के ट्रस्ट से बनती है। अगर कस्टमर का ट्रस्ट गया तो समझो सब कुछ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नेक्स्ट इस वीडियो को देखें।